हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र पॉलिटी। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा स्पेसिफिकली पूरा सेशन होने वाला है, ये जो पूरी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र की, ये यूपी पीसीएस के लिए है, स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के लिए, बिकॉज अपकमिंग एग्जाम है 6 दिसंबर को। सो अभी जो है हमारा मेन फोकस रहेगा स्टेट पीसीएस। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन को, हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये है, और फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें, एक्ट पास्ट फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड एक्ट पास्ट अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो मैंने जो है लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत जो है वो भी पूरी थ्योरी जो है कंप्लीट करवा रखी है, तो वहाँ से आप लोग जाके थ्योरी पढ़ सकते हैं। यहाँ मेन चीज़ क्या होता है, घटना चक्र में क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने घटना चक्र भी बहुत अच्छे से कर लिया हर सब्जेक्ट की, तो आप जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का, और ऐसे ही हमने हिस्ट्री के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो कर रखे हैं घटना चक्र के, आप लोग वो भी विजिट करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ हमारा फर्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है इसका वो जानना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले जो थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो समझना हमें ज़रूरी है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं कब आए इंडिया, 1600 में। ठीक है, 1600 ऑलमोस्ट, बिकॉज 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट होती है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। देन ये लोग धीरे धीरे जो इंडिया में स्टार्ट करते हैं, इंडिया में फिर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू करते हैं। इस टाइम पे कौन सा रूल होता है इंडिया में, इस टाइम पे जो है मुगल रूल होता है इंडिया में, एंड मुगल रूलर से ये लोग परमिशन लेना स्टार्ट करते हैं, और मुगल रूलर्स इनको ग्रांट करते हैं परमिशन, और जैसे इन लोगों का फिर स्टार्ट होता है 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री इनकी लगती है सूरत में। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1615 में, तो धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में एक्सपेंड करते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी फिर इनका स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये लोग ट्रेड करने आते हैं, ट्रेड से ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं टेरिटरी जो है एक्सपेंड करने में। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ से हम पहुँचते हैं फिर 1858, टेरिटरी से 1858 तक पहुँचते हैं। मेन चीज़ आती है हमारी 1765। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1765 में जो है ब्रिटिशर्स के फेवर में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो इनका जो रूल इस्टेब्लिश होता है इंडिया में, उसके लिए ये फाउंडेशन रहती है। और ये क्या होता है, 1765 में इनको मिल जाता है दीवानी राइट्स। दीवानी क्या होती है, दीवानी जो था ये था राइट्स ओवर रेवेन्यू, राइट्स ओवर रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू का सिस्टम है ये सब कौन ले लेता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में। और ये 1765 में बेसिकली क्यों जो है मुगल रूलर्स इन्हें ग्रांट कर देते हैं दीवानी राइट्स, क्यों कर देते हैं, बिकॉज 1764 में बक्सर होता है, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में मुगल रूलर जो होते हैं वो उन्हें डिफीट भी दे देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस टाइम पे मुगल रूलर कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाह आलम। ठीक है, शाह आलम। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, जब मुगल हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, तो उसका ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत दीवानी जो है वो किसको दे दी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दीवानी कहाँ कहाँ की, दीवानी राइट्स मतलब के जो पूरा रेवेन्यू के राइट्स होते हैं, है ना, टैक्स लगाना, मतलब टैक्स इम्पोज करना, टैक्स कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें अब किसकी पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें दीवानी राइट्स कहाँ की मिलती है, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा की। ठीक है, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, ये तीनों जगह याद रखनी है आप लोगों ने। यहाँ की दीवानी राइट्स 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है, और यहाँ से इनका जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, और इंडिया पे जो है पूरी तरीके से रूल करना स्टार्ट होता है। तो हम बात करते हैं 1765 से लेकर के 1858 तक, ये जो हमारा रूल रहता है इसे हम कहते हैं कंपनी रूल। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंपनी रूल। सेकेंड चीज़, उसके बाद 1858 से जब हमें आज़ादी मिलती है 1947 तक। ठीक है, 1947, तो यहाँ पे जो ये 100 ईयर्स का टाइम रहता है इसे हम कहते हैं क्राउन रूल। ठीक है, ये होता है हमारा क्राउन रूल। तो हम जो ब्रिटिश ने रूल किया है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। 1946 में क्या होता है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो सेटअप की जाती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप होती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ड्राफ्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें क्या प्रोविजन होंगे, क्या राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है, स्टेट वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं हम कहाँ से देखते हैं। तो इसका फाउंडेशन स्टार्ट होता है 1773 में। 1773 में जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को रूल करने के लिए क्या लाते थे, रेगुलेटिंग एक्ट लाते थे। उसके बाद चार्टर एक्ट आने लगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोविजंस होते थे, जैसे बजट का प्रोविजन हो गया, फिर
जो पूरा हमारा पार्लियामेंट है उसका फिर फाउंडेशन रखा गया 1853 में, है ना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग करके। फिर गवर्नर जनरल को जो है जैसे 1773 में असिस्ट करने के लिए उसके 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। तो किस तरीके से बेसिकली कंट्री को रन करना है, ये सारी फाउंडेशन हमें जो है ब्रिटिश दौर से स्टार्ट हो जाती है, ब्रिटिश के टाइम से स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर वही फाउंडेशन बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो ये जो है ये थ्योरी पार्ट था। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो अब जो है ये चैप्टर बुक का ये स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो एक्ट्स पास्ड फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, तो कंपनी रूल मैंने आपको बताया 1765 से 1858 तक। अब इस दौरान जितने एक्ट पास हुए हैं, जितने एक्ट पास किए गए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के दौरान, देन उसके बाद जो एक्ट पास किए गए हैं, एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल, ठीक है, 1858 टू 1947। तो इस तरीके से हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्ट पास्ड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहले कंपनी रूल था, ठीक है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या मेन चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें थ्योरी है, मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डिजाइनेटेड द, मैं आपको ऊपर से बताती हूँ, आप लोगों ने खोल के रखना है PDF या अगर हार्ड कॉपी है तो बुक, और मैं यहाँ पे आप लोग पढ़िए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे 1773 के अगर हम एक्ट की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो मेन हमने डिस्कस करना है। तो 1773 में क्या होता है, पहले क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। ये तीनों टेरिटरीज होती हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट टेरिटरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, बंगाल के, बॉम्बे के एंड मद्रास की गवर्नर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद लॉज बनाते हैं, अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं, कैसा जो है वहाँ पे रूल होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये सब इंडिपेंडेंट पावर होती है गवर्नर की, अपने अपने स्टेट की, है ना, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे की। तो ये अपने बॉम्बे के हिसाब से, ये मद्रास के हिसाब से और ये बंगाल के हिसाब से अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या लॉ होंगे और कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। बट 1773 में क्या होता है, 1773 में स्टार्ट होता है, पावर को धीरे धीरे सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, वो ट्रेड के साथ साथ इंडिया में जो है वो क्या कर रही थी, टेरिटरीज भी अपनी बढ़ा रही थी। और ये डर सताता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई तो क्या हो जाएगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही खतरा बन जाएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये स्टेप लेना स्टार्ट करती है 1773 में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं उसे क्या किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को धीरे धीरे स्नैच करना शुरू किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। सो यहाँ ये जो है ये दौर स्टार्ट होता है हमारा कब से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। यहाँ से पावर की पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, गवर्नर, अब पावर को सेंट्रलाइज करना है, पावर को अगर हमें सेंट्रलाइज करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पावर को अगर हमें सेंट्रलाइज करना है तो उसके लिए किसी एक पर्सन को जो है, किसी एक पर्सन को हमने पावरफुल बनाना होगा, ठीक है, किसी एक पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, ये तीनों इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, है ना। अब क्या होता है, अब ये जो बंगाल है, बंगाल का जो गवर्नर है, इसको जो है पावर बहुत ज़्यादा दे दी जाती है। तो 1773 के एक्ट में यही स्टार्ट होता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर रहता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसका डिजाइनेशन चेंज करके क्या कर दिया जाता है, अब ये गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहा, अब ये बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसको जो है असिस्ट करने के लिए इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर जो है वो इसको दिए जाते हैं। इसकी जो लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 लोग रहेंगे इसको असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, अब यहाँ जो गवर्नर ऑफ मद्रास है और गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, ठीक है। अब इन दोनों की पावर्स क्या हुई, इन दोनों की पावर्स को कम कर दिया गया, इन दोनों की पावर्स को कम करके क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इनकी पावर को इंक्रीज कर दिया गया और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। आई होप आप लोगों को ये जो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अच्छे से समझ आ गया होगा और 1773 के प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग इसकी, ये भी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। मैं आपको कोड भी दूंगी इसको लर्न करने के, जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई हमारी फर्स्ट की डिजाइनेशन जो है इसका, गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ये था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो था ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। अब यहाँ पे क्या होता है, अब सेकंड प्रोविजन क्या है इंपॉर्टेंट, सेकंड प्रोविजन, अच्छा यहाँ पे ये जो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया और जो है जो पावर थी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर की, उनकी पावर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। देन सेकंड प्रोविजन क्या है, जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डिसीजंस विच वुड बी मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल। सो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बता दी, GGB +4,
यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर की इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पे यही लिखा है। अब नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। और यहाँ पे एक और पावर दी गई कि अगर कोई लॉ है, ठीक है, कोई लॉ बना रहे हैं लोग, कुछ रूल बना रहे हैं, कुछ रेगुलेशन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी जो काउंसिल डिसाइड करेगी वो क्या होगा, वहाँ पे मान लेते हैं टाई हो गया। जब टाई हो जाएगा तो ऐसे में गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वोट करेगा, ठीक है, वोट करेगा सिर्फ और सिर्फ टाई की सिचुएशन में, वरना ऐसी इसके पास पावर नहीं थी कि वो साथ में वोट करे। जब अगर टाई होगा उसके बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो वोट करेगा। जैसे अभी स्पीकर की पावर होती है हमारे पास लोकसभा में, जैसे स्पीकर की पावर होती है, यही पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थी, ठीक है, कि टाई की सिचुएशन में ये वोट करेगा। देन सेकेंड नेक्स्ट प्रोविजन है यहाँ पे, A Supreme Court which had a Chief Justice and 3 other judges was established at Fort William in Calcutta in the year 1774 by this act. So important provision है। यहाँ पे क्या होता है कि 1773 के एक्ट में बोला जाता है कि कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्ट रूल कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए जो है कोर्ट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब ये प्रोविजन आया है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होगा, कहाँ एस्टैब्लिश होगा, कौन सी जगह पे, कैलकाटा में, फोर्ट विलियम में, ठीक है, फोर्ट विलियम कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ और यही प्रोविजन पूरा हुआ 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है ना। तो ये एक प्रोविजन था। नेक्स्ट प्रोविजन है, अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा प्लस उसके साथ 3 अदर जजेस होंगे, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि जजेस जो है 3 टोटल 4 मेंबर्स हैं, यानी कि एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। तो ये आपको टोटल नंबर भी याद रखना है। उसके बाद इस एक्ट में प्रोहिबिट किया गया कि सर्वेंट्स जो है कंपनी के फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम द इंडियंस। एक चीज़ बहुत अच्छी की गई, पहले क्या हो रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, 1773 एक्ट में बोला गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो जो नेटिव हैं, इंडियन लोकल लोग जो हैं, उनसे ये तो ना गिफ्ट लेंगे, ना ही रिश्वत ले सकते हैं, ना ही ब्राइब लेंगे, ना ही गिफ्ट लेंगे, और ना ही कोई अपना प्राइवेट ट्रेड करेंगे, ठीक है। इन सब की जो है मनाही कर दी गई। क्या बोला गया, पहले क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे भी काम कर रहे होते थे और अपना इनका प्राइवेट ट्रेड भी चल रहा होता था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है ख़त्म किया गया 1773 एक्ट के तहत, कि इनका प्राइवेट ट्रेड खत्म कर दिया गया, गिफ्ट्स लेना, रिश्वत लेना, सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है यहाँ पे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथन इट्स कंट्रोल ओवर द कंपनी थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो गवर्निंग बॉडी रहती है, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक मर्चेंट बॉडी थी, ठीक है, ये जो है वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने मिलकर के ये बॉडी बनाई थी, है ना, और इसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ एक बॉडी थी इंग्लैंड में जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, है ना। तो क्या होता था पहले 1773 से पहले, 1765 से पहले बेसिकली, कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, पैसे का जो इनका शेयर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जितने भी लोगों ने शेयर लगाया होता था, शेयर होते थे जिसके पास, तो वो होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारे पैसे जाते थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको बताती थी, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ये किसी को आंसरेबल नहीं थे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो इंग्लैंड में, ये वाली बॉडी कहाँ है, इंग्लैंड में ही बॉडी, तो अब क्या कर दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये जो है रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कर रही है वो सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। देन हाँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसको लर्न कैसे करें, हम इतने सारे प्रोविजंस हमने पढ़े, तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक है। 73 GGB, एक मिनट, 73 SC LC GGB प्लस 4, ठीक है, 73 SC LC GGB प्लस 4। ये कोड आप 3-4 बार पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको सारे प्रोविजन। 73 क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब SC, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। LC लेजिस्लेटिव, मतलब जो लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। GGB यानी कि डिजाइनेशन जो है गवर्नर ऑफ बंगाल का चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 जो है 4 मेंबर्स असिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया गया इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। 73 SC LC GGB प्लस 4, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिट्स जो है विलियम पिट जो रहता है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहता है, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहता है। और इसके टाइम पे 1784 में ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और इसके टाइम पे एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं, पहले क्या कर रहे होते थे लोग, टेरिटरीज भी एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन भी खुद ही ले रहे हैं, कमर्शियल डिसीजन भी पूरा इनका है, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया, टैक्स से रिलेटेड हो गया, पूरा रेवेन्यू सिस्टम खुद चला रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम खुद चला रहे हैं। बट इस एक्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी कि जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस हैं एंड जो कमर्शियल फंक्शंस हैं, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया।
कमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस डिवाइड कर दिया गया। अब कमर्शियल फंक्शन किसके पास थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यही देखेंगे। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए एक बॉडी क्रिएट की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे दो बॉडी क्रिएट करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अब सिर्फ कमर्शियल मैटर्स देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये जितने भी जो है पॉलिटिकल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ये सब कौन सी बॉडी देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब सेकेंड प्रोविजन क्या था, अच्छा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है ये 6 मेंबर्स थे, 6 पीपल थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसको याद रखना है हमने, 84 BOC COD 84 BOC COD GGB +3। अब यहाँ पे क्या किया गया, 84 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो पावर्स थे उसको डिवाइड कर दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हमने डिस्कस किया था कि 73 में क्या था, 4 मेंबर्स थे, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। अभी जो 4 मेंबर्स थे इसका नंबर जो है 4 से ये रिड्यूस करके 3 कर दिया गया था 84 वाले एक्ट में, ठीक है। 84 वाले एक्ट में इस नंबर को 3 कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, कोड क्या है हमारा, कोड के थ्रू याद हो जाएगा आपको, 84 BOC COD GGB +3, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक्ट ऑफ 1786। अब 1786 में क्या होता है, 1786 में जो है कॉर्नवालिस को बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, कि आप इंडिया जाओ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके। तो इसके लिए जो है अब लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है ठीक है मैं इंडिया तो चला जाऊँगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके, बट इसके लिए मेरी 2 डिमांड्स हैं। क्या बोलता है कि मेरी 2 डिमांड्स हैं इसके लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट पूछती है अच्छा तो फिर आपकी क्या डिमांड्स हैं, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब पूछा कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बताता है अपनी डिमांड्स। तो इसकी 2 डिमांड्स रहती है। एक डिमांड होती है इसकी क्या, कि इसको जो है ओवर राइडिंग पावर दी जाए। ओवर राइडिंग पावर मतलब जो भी काउंसिल है, यानी कि जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी डिसीजन लेगी है ना, जो भी डिसीजन लेगी, अगर ये इस डिसीजन से इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगर ये डिसीजन पसंद नहीं आता है काउंसिल का, तो ये क्या कर सकता है, ये ओपोज कर सकता है ना, ये ओवर राइड कर सकता है उनके डिसीजन को। तो एक तो ये शर्त रखती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसकी ये शर्त मान लेती है कि ठीक है आपको हमने ये पावर दे दी। अब इसकी सेकेंड डिमांड क्या रहती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस डिमांड करता है, सेकेंड डिमांड इसकी रहती है, पहले क्या होता था कि कमांडर इन चीफ जो होता है ये अलग मेंबर होता था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग होगा, कमांडर इन चीफ अलग होगा। बट कॉर्नवालिस क्या बोलता है कि अगर मुझे इंडिया आपको भेजना है, अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो इसी शर्त पे जाऊंगा। एक शर्त तो बता दी हमने, अब दूसरी शर्त ये रखता है कि मैं ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहूँगा और मैं ही क्या रहूँगा, कमांडर इन चीफ, है ना। तो इसको दोनों पावर्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे इसकी ये डिमांड भी पूरी कर दी जाती है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर 1786 में ये एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के इंडिया अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें 1786 के एक्ट में, इसकी फर्स्ट डिमांड रहती है ओवर राइडिंग पावर, सेकंड डिमांड रहती है कि मैं ही कमांडर इन चीफ रहूँगा एंड मैं ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहूँगा। तो ये डिमांड भी इसकी एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन 1786 के। यहाँ पे यही लिखी है थ्योरी में, हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर जनरल कुड ओवररूल हिज काउंसिल इन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस अफेक्टिंग हिज सेफ्टी, पीस और इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है देन गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड द पावर्स ऑफ कमांडर इन चीफ, है ना, हमने ये डिस्कस कर लिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द फर्स्ट गवर्नर टू एंजॉय दीज पावर्स, है ना। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन रहता है जिसके पास दोनों ही पावर्स रहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड कमांडर इन चीफ। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसमें क्या होता है 1793 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कहा जाता है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर्स हैं, ठीक है, पहले क्या होता था, ये जो ऑफिसर्स होते थे इनकी सैलरी कहाँ से आ रही होती थी, इनकी सैलरी कौन पे कर रहे होते थे, ब्रिटिशर्स पे कर रहे होते थे अपने पैसों से। अब क्या बोला गया 93 के एक्ट में बोला गया कि जो भी सैलरीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की, ठीक है, वो कहाँ से पे किया जाएगा, वो पे किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से। यानी कि जो दीवानी राइट्स मिली थी, जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो पूरा इन लोगों ने टैक्स इम्पोज करने का और टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर आ गई थी इन लोगों के पास, अब बोला गया ये जो पैसे कलेक्ट कर रहे हो, इंडियन पैसे जो है तुम्हारे पास, इंडियन रुपीज़ जो है, अब वहीं से पे की जाएगी ऑफिसर्स की सैलरी, ठीक है। सर्वेंट्स की सैलरी जो है वो यहीं से पे होगी, कहाँ से, इंडियन रेवेन्यू से। तो ये 93 का ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। और एक और प्रोविजन कि हर साल 5 लाख रुपीज़ जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। हर साल 5 लाख रुपीज़ जो है इंडियन रेवेन्यू से ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफ़र करेगी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो यहाँ पे लूटना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, बिल्कुल ओपनली, कि अब सीधे पार्लियामेंट को पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ऑफिसर्स की सैलरी वगैरह में जो उनके पैसे जा रहे थे अब उनके वहाँ भी पैसे खर्च नहीं होंगे। ये सब कहाँ से होगा, ये सब इंडियन रेवेन्यू से होगा। ये 1793 के एक्ट में बोला गया।
अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि अच्छा, और एक और चीज़ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी, है ना। मोनोपोली मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश ट्रेडर इंडिया में आकर के ट्रेड नहीं कर सकता था, ये अलाउ नहीं था। 1600 में ही ये चार्टर प्रोवाइड कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब ये क्रिएट हुई थी, है ना। तो यहाँ पे अब क्या किया गया, अब तो पावर को स्नैच कर रहे हैं ना धीरे धीरे, तो अब क्या किया कि यहाँ पे अच्छा, और ये जो मोनोपोली थी इसको जो है हर 20-20 साल पे जो ये लोग बढ़ा देते थे। अब यहाँ पे 1793 में भी क्या हुआ कि इनकी जो है ये मोनोपोली 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दी गई, 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दी गई, यानी कि 1793 से अब कब तक के लिए कर दी गई कि 1813 तक जो है इनकी ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी कंपनी की मोनोपोली, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। अब आता है, अच्छा, ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने बताए थे वो यहाँ नहीं लिखे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि इंडियन रेवेन्यू से सैलरी पे की जाएगी एंड 5 लाख जो है रुपीज़ वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफर करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के प्रोविजन थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। अब यहाँ पे और ट्रेड मोनोपोली जो 20 ईयर्स के लिए उसको बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या होता है, ट्रेड मोनोपोली जो होती है, ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की 20 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंड करते हैं 1793 में, अब इसको क्या किया जाता है, ये एक्सटेंड नहीं होती है। अब 1813 में क्या होता है कि इस ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ जो है अब क्या कर दिया जाता है, जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि उनके लिए इंडियन मार्केट जो है वो ओपन कर दी जाती है कि अब आप लोग भी इंडिया जाइए और वहाँ ट्रेड करिए। बट उनके लिए उस टाइम पे शर्त होती है एक 1813 में उन ट्रेडर्स के लिए शर्त होती है कि आप लोग ट्रेड कर सकते हैं बट टी में ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब टी का जो ट्रेड है इसकी मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है ना। और चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते आप, ये चाइना वाली और टी वाली मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है 1813 में, ठीक है, 1813 तक। जब 1813 में सारे ट्रेडर्स को अलाउ करते हैं ना, तो टी वाला अलाउ नहीं करते और चाइना के साथ अलाउ नहीं करते। बट ये भी क्या होगा, ये 1833 में ये भी खत्म हो जाएगा 20 साल के बाद। उसके बाद सारे जो ओपन मार्केट है, मतलब जो इंडियन मार्केट है, और चाहे आप टी में ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में ट्रेड कर सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें बंदिश खत्म कर दी जाएगी 1833 में। अब यहाँ पे जो प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं ऐसी थ्योरी में ही बता देती हूँ, मैं खुद बता देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। एक 1813 का हमने देखा इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि टी और चाइना को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई। सेकंड प्रोविजन इंपॉर्टेंट, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ जो हैं वो अलॉट किए गए, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ अलॉट किए गए यहाँ पे इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया में एजुकेशन के लिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया आके यहाँ के लोगों को एनलाइटन कर सकें, क्रिश्चियनिटी को जो है, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएं यहाँ के लोगों को। तो ये सारी चीज़ें 1813 के एक्ट में अलाउ कर दी गई। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं आप कि चार्टर एक्ट में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मेड प्रोविजंस ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर टू बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन, ठीक है। देन रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट्स ऑफ लिटरेचर एटसेट्रा, यही चीज़ जो मैंने बताई कि इंडियंस के लिए एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज़ जो है वो अलॉट किए गए। देन इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड, ऑल्दो द मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यू। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्रिश्चियन मिशनरीज वाला यहाँ नहीं लिखा है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट चार्टर आता है यहाँ पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये 73 के एक्ट में किया था, ठीक है। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजाइनेशन चेंज करके क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल, अच्छा, और सारी सिविल पावर्स, सारी मिलिट्री पावर्स इसके पास आ जाती है, इस पर्सन के पास, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है इंडिया का। और यहाँ पे जो इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल बॉडी मैंने आपको पहले बताया था 1813 का, जो मैं एक्सप्लेन करी थी कि 33 में जो ये टी वाली भी स्नैच कर लेंगे, चाइना वाली भी स्नैच कर लेंगे, टी कौन, चाइना कौन, ठीक है। तो ये ट्रेड मोनोपोली ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है, ठीक है। अब इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। अ लीगल मेंबर वॉज इंक्लूडेड इन द काउंसिल एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1784 के एक्ट में क्या होता है कि जो ये 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, इसको रिड्यूस करके 3 मेंबर्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1833 में क्या किया जाता है, मैकॉले एक मेंबर, पहले 3 मेंबर ही होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स ही होते हैं। अब इसमें जो एक एडिशनल मेंबर कुछ काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं, तो 4th मेंबर जो होता है उसका नाम क्या होता है, मैकॉले, ठीक है। ये फर्स्ट लीगल पर्सन होता है, लीगल मेंबर होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लीगल मेंबर होता है। अब दिस लॉ मेंबर वाज एंटाइटल्ड टू एक्ट ओनली फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, ठीक है। सो मैकॉले जो होता है ये लॉ
ये लॉ मेंबर होता है, लीगल मेंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला ये स्टेप होता है 1853 में, जहाँ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और यही फाउंडेशन बनता है किसका, इंडियन पार्लियामेंट का। जो आज इंडियन पार्लियामेंट है ना हमारी, अपर हाउस लोअर हाउस, तो यहाँ ये फाउंडेशन जो है ये रखी जाती है 1853 में, जहाँ एग्जीक्यूटिव वर्क्स अलग कर दिए जाते हैं, लेजिस्लेटिव विंग जो है ये अलग कर दी जाती है, और ये एज ए मिनी पार्लियामेंट जो है काम करती है, एज ए मिनी पार्लियामेंट, जो कि आगे चल के क्या बनती है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कहा जाता है। और ये आज़ादी के बाद यही क्या बन जाता है, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट। सो यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इट एस्टैब्लिश अ सेपरेट इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे 1853 में ओपन कॉम्पिटिशन जो है सिविल सर्विसेज का स्टार्ट किया जाता है कि अब रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के थ्रू जो है चाहे इंडियंस हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, जिसको भी ऑफिसर बनना है वो रिटर्न एग्जाम दो और क्वालिफाई करो और सिविल सर्वेंट बनो। तो ये प्रोविजन कहा जाता है ओपन कॉम्पिटिशन का 1853 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो मैंने आपको बताया था 73 SC LC, ठीक है। तो 1773 सुप्रीम कोर्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नाम भी याद रख लेना है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बना था इंडिया का उसका नाम था सर एलिजा इम्पी, ठीक है, वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी हमने देखा। एंड सेकंड है लिमिस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, सो ये इनकरेक्ट, अभी हमने यहाँ देखा इम्पी जो है ये फर्स्ट चीफ जस्टिस बन के आता है। सो फर्स्ट जो हो जाएगा हमारा ओनली ए जो है, ओनली वन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये हमने कहाँ देखा था, ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, 84 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, तो 1 का हो जाएगा हमारा 2। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी डिस्कस किया हमने अभी डिस्कस किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज अलाउ किएगा इसे 1813 में, ठीक है। तो सी का हो जाएगा हमारा 3। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये कब हुआ था, मैकॉले को ऐड किया गया 1833 में, तो ये हमने देखा, तो डी का हो जाएगा 4। ए का 2 एक बी में है और एक डी में है ना, और बी का हमारा 1, A2 B1, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, A2 B1 C3 D4, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये पूरी डिबेट ओरिएंटलिस्ट एंड ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी एंग्लिसिस्ट की, तो ये आपको पता होगा। तो ये पूरा जो है तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ये 2018 में पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सब इसकी पूरा जो है एक्सप्लेनेशन है। अभी हम देखते हैं, बाय विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड, ये कब हुआ था, 1813 में। 1813 में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि टी वाली रहने दी थी, चाइना वाली रहने दी थी, और बाकी जो है वो एबॉलिश कर दिया था। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। सो इंडिया में जो है ट्रेड जो है ये एबॉलिश कर दिया था, कौन से, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सो सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर चाइना का पूछे ना, तो चाइना का क्या होगा, 1833। नेक्स्ट है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो 1813 अभी हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे फर्स्ट है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड है, इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय कंपनी, तो ये भी क्या, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है पूरी रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह की जो रेवेन्यू वाला कमर्शियल सिस्टम जो था, ये रेवेन्यू वाला अभी पूरी तरीके से स्नैच नहीं किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, सो यहाँ पे थर्ड हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली, करेक्ट पूछ रहे थे हमसे, सो ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? So administration में Indians भी participate कर सकते हैं, ये हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में अलाउ किया गया। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा अब यहाँ पे जो है ये एक्ट जो पास हुए हैं ब्रिटिश क्राउन के अंडर, यानी कि 1858 से 1947 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होता है अब 1857 में रिवोल्ट हो जाता है, ये आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ 1850, इसके हम बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं जाने हैं। यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद क्या होता है जो क्राउन कंपनी रूल होता है वो खत्म हो जाता है। अब क्या करती है जो वहाँ की पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो अब क्या बोलती है कि अब इंडिया में जो है वो और टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं होगा, अब जो भी है बेसिकली अब क्या किया जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है अब उसको हम पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं। तो 1858 का एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। अब इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहता है इसका डिजाइनेशन चेंज करके क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके साथ ऐड कर दिया जाता है एंड वाइस रॉय, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय, ठीक है, ये कर दिया जाता है। और यहाँ पे अब बिल्कुल जो है ये बता दिया जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर रही है, अब जो डायरेक्ट पार्लियामेंट है जो डायरेक्ट क्राउन है वो यहाँ पे रूल करेगा इंडिया में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्राउन रूल, ठीक है। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल रहता है उसको वाइस रॉय भी कहते हैं, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और ये जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्रिटिश क्राउन का। और फर्स्ट जो है वाइस रॉय कौन बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय, फर्स्ट वाइस रॉय कौन है, फर्स्ट वाइस रॉय है लॉर्ड कैनिंग। अच्छा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहता है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहता है, विलियम बेंटिक, ठीक है। और वाइस रॉय कौन रहता है, वाइस रॉय रहता है लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केम टू एन एंड, जो ये दो बॉडी रहती है अब क्या होता है इन दोनों बॉडी की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, बिकॉज अब क्या है अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्ट रूल कर रहा है ना, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या जरूरत है, इनका कमर्शियल काम खत्म, इनका जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम खत्म। अब ये जो है ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन जो है वो रूल करेगा, वो अपने हिसाब से रूल करेगा। अब ये दो अलग अलग बॉडीज़ की जरूरत नहीं है, अब सारे काम जो होंगे वो डायरेक्ट जो है क्राउन करेगा, है ना, वो अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे चीज़ें, तो अलग बॉडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को डिसबैंड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में एक पोजीशन बनाई जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसको जो है असिस्ट करने के लिए जो होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है अ न्यू पोस्ट क्रिएट की जाती है, और ये पोस्ट होती है लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको जो असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी थी। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ही रिसीव द पावर्स सो लॉन्ग एंजॉयड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो है ये जो मेंबर है, मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया के लिए जो बनाया गया है, और जो यहाँ पे जो 15 मेंबर्स हैं इसके, तो ये जो पर्सन रहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसके पास जो है अब दोनों की पावर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, इन दोनों बॉडी को डिसबैंड कर दिया, और जो इन दोनों बॉडी की जो मिलकर जो पावर थी वो किसको दे दी गई है, पूरी पावर दे दी गई है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। अब नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज टू बी एडवाइजरी इन नेचर, इन मोस्ट केसेज द इनिशिएटिव्स एंड द फाइनल डिसीजंस रिमेन्ड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई कि फाइनल डिसीजन किसका होगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का होगा। अब नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, डायरेक्ट जो है एज इट इज प्रोविजन उठा के यहाँ से सीधे सीधे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि 1861 में क्या होता है कि इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो है अब इंडियन पार्टिसिपेशन भी स्टार्ट होता है, मतलब इंडियंस को भी अपॉइंट करना शुरू करते हैं ये लोग, है ना। अब यहाँ पे द एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। अब क्या होता है जो ये हमने देखा 1765 से लेके 1858 वाला जो पूरा टेन्योर था, ये क्या था, ये पूरा दौर था किसका, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन का, कि पावर को क्या किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, एक पर्सन को दे दिया गया, है ना, एक बॉडी को या एक पर्सन को पावरफुल बनाया गया, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन हमने कंपनी रूल में देखा। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, क्राउन रूल से स्टार्ट होता है, जब क्राउन रूल आता है 1858 से 1947 तक, तो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ से लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, मतलब धीरे धीरे जो है प्रोविंसेस को, लोकल बॉडीज़ को, लोकल गवर्नमेंट्स को ये जो है पावर्स देने लगती है, ठीक है। जो ब्रिटिश क्राउन होता है ये धीरे धीरे जो पावर्स रहती हैं वो प्रोविंसेस को इनकी पावर्स वापस लौटाने लगती है, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो लॉ मेकिंग पावर थी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, उनको वापस कर दी जाती है, ठीक है, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है, द एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज इन केस ऑफ इमरजेंसी,
विच वर नॉट टू रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 months। अच्छा, तो अभी जो हम बात करें जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है आर्टिकल 123 फॉर प्रेसिडेंट। एंड वही अगर हम गवर्नर की अगर हम अभी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करते हैं तो वो क्या है हमारी 213। तो ये आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 123 एंड गवर्नर का है 213 आर्टिकल के अंदर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो यही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है 1861 के एक्ट में जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय को। एंड यहाँ पे क्या बोला गया था कि गवर्नर जनरल खुद ही ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ काउंसिल। ठीक है, काउंसिल की परमिशन की जरूरत नहीं है। मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है किसको दी जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय को। एंड ये वाइसरॉय के पास जो पावर होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग की, जब और ये 6 months के लिए रहता है। ठीक है, 6 months से ज़्यादा जैसे सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का सेशन, तो अभी भी क्या होता है कि 6 months से ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर वहाँ पे प्रपोज नहीं किया गया है। अब लोकसभा एंड राज्यसभा में पहले इसको बिल्कुल आना होता है, अगर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसे साइन कर दिया, एक्ट बन जाता है। नहीं किया तो फिर ये रिजेक्ट हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा जो ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता था इशू, तो यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया, इसका फाउंडेशन रखा गया 1861 में। देन नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब 1892 में अब यहाँ क्या होता है, यहाँ इंक्रीज कर दी जाती है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं वो कौन रहते हैं, इंडियंस रहते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। और इनका जो है मतलब अब इनका जो नंबर रहता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ये ऐसे मेन मेंबर्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक नाम के लिए जो है इन्होंने स्टार्ट किया होता है कि अब हम इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव का पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये इन्हीं के जो वफादार लोग होते हैं, जो इंडियंस जो इनके लिए इनके हक में सही रहते थे, इनके हिसाब से जो इनका कहना मानते थे, उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं सेंट्रल में भी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या होता है कि द इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिसीजंस द बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे जो 1892 में क्या करते हैं, इन्हें इंडियंस के पास जो होती है, जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इनके पास पावर होती है कि जो बजट पेश किया गया है ना, जो बजट पेश किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और बजट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं ना, डिस्कस कर सकते हैं एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे बट अच्छा, और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट होते हैं 1892। बट यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है, इलेक्शन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे बस इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये प्रोविजन जो है इलेक्शन का ये 1892 में आ जाता है, बट यहाँ पे इलेक्शन वर्ड को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या होता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसे 1909 का जो एक्ट है इसको जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। और ये जो है ये जो कम्युनलिज्म को इसमें बेसिकली लीगलाइज किया गया। इसमें क्या किया गया, रिलीजन के नाम पर यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, मुस्लिम्स के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. He was appointed as a law member. तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी। जो मेन फाउंडेशन अभी हमने रखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट इन लोगों ने प्रोवाइड किया ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के तहत फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया कि फर्स्ट टाइम जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, है ना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट टाइम जो है इंडियन को अपॉइंट किया गया, और ये फर्स्ट मेंबर जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ये कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट जो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट इंडियन जो मेंबर बने वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये इनको अपॉइंट किया गया एज ए लॉ मेंबर। ठीक है, ये अपॉइंट किया गया एज ए लॉ मेंबर। द फंक्शंस एंड साइज ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस वर एनलार्ज्ड। जो यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पे जो इनका साइज जो है वो बड़ा किया गया, इंक्रीज़ किया, मतलब जो नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया, नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ किए गए। द मेंबर ऑफ काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कशन एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। हमने 1891 वाले में देखा था कि बजट को डिस्कस करने की जो है वो पावर दे दी गई थी, है ना, और क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब यहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के भी, मतलब एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। द फंक्शंस
एंड ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या है कि द मेंबर ऑफ काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कशन एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का प्रोविजन है 1909 में। द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो किया गया। और लॉर्ड मिंटो को इसीलिए क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो कौन था, वाइस रॉय था। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम कर रहे हैं यही फाउंडेशन बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है तो यही सारे पहले फाउंडेशन बने धीरे धीरे, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके वहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो लिए गए हैं और फिर उसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो है 1919 के एक्ट में क्या होता है, इसे जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं 1919 के एक्ट को। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है इस एक्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, जो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है वो स्टार्ट होता है 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट। अब जैसे 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको प्रोवाइड किया था, सिर्फ मुस्लिम्स को। अब इस चीज़ को ना ये लोग डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम था, अब ये लोग इसको और एक्सटेंड करते हैं। अब क्या करते हैं, अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, अब इन लोगों ने किस किस को दे दिया, अब इन लोगों ने सिक्स के लिए भी अलग इलेक्टोरेट वो किए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए एंड एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। अब नेक्स्ट करते हैं कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है बाई कैमरलिज्म सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाई कैमरलिज्म स्टार्ट होता है, यानी कि जो अभी हमारा सिस्टम है इंडियन पार्लियामेंट का, ये अपर हाउस एंड लोअर हाउस है ना, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये जो दो हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है बाई कैमरलिज्म जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1919 में, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में स्टार्ट हुआ है। इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स एज द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। और जो हमारा भी क्या है, शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पे यूनियन की पावर, स्टेट की पावर्स एंड जो दोनों लॉज बनाएंगे मतलब सेंटर और स्टेट एंड सेंटर की पावर्स ये कॉन्करेंट लिस्ट में की, जिस पे दोनों लॉज बना सकते हैं। तो ये जो पावर्स डिवाइड किए गए हैं, तो ये जो है इसी तरीके से जो है ये यहाँ पे भी ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, है ना। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे द बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव कुड मेक लॉज फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट इंक्लूडेड डायरकी इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में जो है वो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, मतलब जो पावर्स हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट में जैसे हम अभी देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो इसी तरीके से जो है ये प्रोविंसेस के लिए था। जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स थे छोटे छोटे, उनके लिए क्या किया गया कि यहाँ पे डायरकी सिस्टम जो है ये प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया। और बाई कैमरलिज्म कहाँ वो किया गया, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बाई कैमरलिज्म एंड डायरकी फॉर प्रोविंसेस। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, अब उनको भी जो है डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिस पे लॉज बनाए जा सकते हैं, तो वो रिजर्व रहती हैं, जिसकी जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहता है और वाइस रॉय रहता है, तो ये सारी पावर इसके पास होगी, है ना। नहीं, ये प्रोविंसेस के लिए होता है, तो बेसिकली जो गवर्नर होगा वहाँ का उसके पास ही पावर होगी रिजर्व्ड वाली, है ना। और यहाँ पे जो ये आंसरेबल नहीं होगा इंडियंस को, बट ये जो ट्रांसफर वाली थी ना, जो छोटी मोटी चीज़ें थी, ये किसको दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है इंडियंस को, है ना, कि यहाँ पे इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स दोनों मिलकर कर लेंगे। अब यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट सारी रहती हैं वो सारी चीज़ें किसके पास रहती है, ब्रिटिशर्स के पास। अब यहाँ पे क्या होता है, डायरकी हमने देख लिया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स फॉर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर एंड रिजर्व। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज यूज। फर्स्ट टाइम जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वर्ड यूज किया जाता है 1919 के एक्ट में, ये भी आपको याद रखना है। अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years विच विल रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। और ये साइमन कमीशन आया था ना 1927 में, ये किसके लिए था, ये 1919 के जो एक्ट है इसमें जितने प्रोविजंस हैं इसको रिव्यू करने के लिए आना था, कब, 1929 में, बट ये 2 साल पहले ही आ गया था साइमन कमीशन, तो ये यही लिखा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर 10 years, ठीक है, इन नवंबर 1927, ये 2 years बिफोर, भाई जो मैंने अभी बताया कि शेड्यूल से 2 साल पहले ही आ गया था, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7-member स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वही साइमन जो है चेयरमैन रहता है, और ये टोटल 7 members होते हैं, और इन 7 members में, और बेसिकली इसको बॉयकॉट क्यों किया था साइमन कमीशन को, क्योंकि ये जो 7 members की जो पूरी बनाई जाती है यहाँ पे कमीशन जो बनाया जाता है, इसका जो हेड होता है साइमन, तो इसमें जो ये 7 members में से इंडियंस कोई भी नहीं होते, इंडियंस इसमें इंक्लूड होते ही नहीं है। 7 के 7 कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है इंडियंस की क्या डिमांड होती है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो इसमें इंडियंस क्यों नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से इसको अपोज किया जाता है। तो यहाँ पे साइमन कमीशन इसीलिए इसको बहुत बुरी तरीके से अपोज किया जाता है, लाठी चार्ज होता है जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री में। अब यहाँ पे जो है हम जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि
कंडीशन ऑफ, अच्छा ये सब हमने पढ़ लिया था। कमीशन वॉज हेंस कॉल्ड द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अभी चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। अब उसके बाद जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा काम है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब हम डिस्कस करेंगे फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे देखते हैं अब नेक्स्ट ऑल इंडिया फेडरेशन। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी। बट ये जो प्रोविजन है ये कभी इंप्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। बस आपको याद रखना है कि 1935 के एक्ट में एक प्रोविजन था ऑल इंडिया फेडरेशन का, बट इस ऑल इंडिया फेडरेशन वाले प्रोविजन को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और यहाँ पे क्या बोला गया था कि डायरकी जो है अब क्या होगी, डायरकी जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो इंडियन पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पे भी अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे डायरकी, है ना, ये बोला गया। बट ये वाला प्रोविजन भी है जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1935 के एक्ट में बोला गया कि डायरकी हम सेंटर में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट ये प्रोविजन भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन वाला भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंड एबॉलिश द सेम इन द प्रोविंसेस। अच्छा, और डायरकी को जो है एबॉलिश कर दिया गया कहाँ, प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में जो हमने देखा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में। 1935 के एक्ट में क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया डायरकी को, एंड प्रोविंसेस को जो है वो इंडिपेंडेंट कर दिया गया। जितने प्रोविंसेस थे उसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब पूरी तरीके से इन द सेंस मेजॉरिटी ऑफ द पावर जो है वो प्रोविंसेस को दे दी गई। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि 1935 का जो एक्ट था, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अभी आरबीआई है हमारा, इसकी फाउंडेशन कहाँ मिलती है हमें, 1935 के एक्ट में। तो 1935 के एक्ट के तहत आरबीआई जो है 1937 में इस्टेब्लिश किया गया, है ना, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, करेंसी वगैरह को देखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट, विमेन एंड लेबरर्स। अब 1935 के एक्ट में इन लोगों ने और ज़्यादा जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो अपना कॉन्सेप्ट और वो इन लोगों ने एक्सटेंड किया। इसको क्या किया कि अब जो है हम जो शेड्यूल कास्ट है उसको भी, उसके लिए भी अलग से इलेक्टोरेट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, विमेन के लिए भी होगा, लेबरर्स के लिए भी होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है फेडरल कोड, कि एक फेडरल कोड जो है वो सेटअप किया जाएगा जो कि 1937 में सेटअप हुआ थ्रू दिस एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट सेपरेट बर्मा फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड एस्टैब्लिश 2 न्यू प्रोविंसेस, सिंध एंड ओडिशा। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये क्या था, फेडरल कोड जो है बनाने की, ये यहाँ पे 1935 में प्रोविजन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रोविजन था कि हमें फेडरल कोड बनाना है, जो कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो सारी चीज़ें कौन देखेगा, फेडरल कोड देखेगा। तो यही फेडरल कोड बाद में बन के क्या बना, बाद में चल के क्या बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वही क्या था पहले, फेडरल कोड। अब ये फेडरल कोड 1937 में बना, ठीक है, 1937 में फेडरल कोड बना। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले शायद बता दिया था कि आरबीआई जो है वो 1937 में बना था, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, आरबीआई 1937 में नहीं बना था। तो 1937 में जो है ये फेडरल कोड एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, 1937 जो ये क्या है, फेडरल कोड एस्टैब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट जो है कि बर्मा को जो है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, पहले बर्मा जो म्यांमार है प्रेजेंट में, वो भी क्या था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। अब इन लोगों ने क्या किया, बर्मा को आज़ाद कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। 1935 के एक्ट के तहत बर्मा जो है इनको इंडिपेंडेंस दे दी गई, इंडिया से अलग कर दिया गया बर्मा को, यानी कि म्यांमार को 1935 के एक्ट के तहत। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, और 2 न्यू प्रोविंसेस जो है वो क्रिएट किए गए, सिंध एंड ओडिशा, ठीक है, सिंध एंड ओडिशा। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, टोटल जो है 11 प्रोविंसेस थी, ठीक है। अब इन 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंस में जो है बाई कैमरलिज्म था, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब ये जो है ये इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए जो एक्ट आया, लास्ट एक्ट था ये, इसमें डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट डोमिनियन है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इट एबॉलिश द ऑफिशियल ऑफिस ऑफ वाइसरॉय की जो ऑफिस थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल की ऑफिस थी उसको एंड कर दिया गया, और जो है यहाँ पे जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, इसको जो है ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग एंड द किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन जितने भी थे हमने पढ़ लिए हैं, जितने भी एक्ट इंपॉर्टेंट थे, जितने भी रेगुलेटिंग चार्टर्स एक्ट थे, सब पढ़ लिए हैं हमने। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद क्लास जो है हम बंद करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारा फाउंडेशन वाला चैप्टर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होंगी चीज़ें। चैनल पर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1867। तो 67 हमने अभी अच्छे से पढ़ा था, पूरा डिस्कस किया था, यहाँ पे करेक्ट बताना है हमने। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम
ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट की जो लेजिस्लेटिव वर्क था उसके लिए क्या किया गया कि एडिशनल मेंबर्स जो थे वो मिनिमम कितने होने चाहिए, 6 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 12 मेंबर्स होने चाहिए, ये बोला गया था 1861 के एक्ट में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है नो डिफ्रेंसिएशन वॉज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट। यस, तो यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया गया सेंट्रल सब्जेक्ट्स में एंड स्टेट सब्जेक्ट में। ये कब हुआ था, ये हमारा हुआ था जो ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट वाला आया था, ये हमारा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following statements with respect to the Indian Council Act 1892 and choose the correct option। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया ये एक्ट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20 जून 1892। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की डेट लिखी हुई है, बट यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1893 में, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 3 फरवरी 1893। तो आपको डेट भी याद रख लेंगे क्योंकि यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा डेट भी जो है डेट वाले क्वेश्चंस भी पूछने लगे हैं। तो 3 फरवरी 1893 को इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी, ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये जो डेट है ना 20 जून 1892 इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये जो है एक्ट पास हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये एक्ट पास हुआ था 20 जून 1892 यहाँ के, यानी कि इस बिल को जो है एसेंट मिल गया था और ये जो है एक्ट बन गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कब 20 जून 1892। बट यहाँ पे हमसे क्या बोला था कि इंप्लीमेंट हुआ था। इंप्लीमेंट कब हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ है 1893 में 3 फरवरी को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है आउट ऑफ टोटल 24 मेंबर्स 5 वर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमने बात की थी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो बेसिकली जो नंबर थे उसको इंक्रीज़ किया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर जो है वो बताया गया था कि कितने मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ कह रहे हैं कि 5 वर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे क्या बात की गई थी कि टोटल जो है मैक्सिमम जो है वो 16 मेंबर्स हो सकते हैं एंड मिनिमम कितने थे, मिनिमम जो है वो 10 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो है 10 मेंबर्स जो हैं 10 मेंबर्स कौन होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे वो 10 मेंबर्स होंगे और इनमें जो है यूरोपियंस भी होंगे एंड इंडियंस भी होंगे। तो 10 जो है कितने कौन होने चाहिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 वर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है मेंबर्स वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था हमने, ये कब दिया गया था ये पावर 1909 के एक्ट में। यहाँ पे क्या था 1892 में हमने डिस्कस किया था कि बजट को डिस्कस करने का जो है ये प्रोविजन आया था 1892 में, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का प्रोविजन कब आया था 1909 में। दैट्स वाई यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आंसर होगा हमारा नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो यहाँ पे जो इसको क्या कर लिया था, ये ड्रॉप कर दिया था क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है नन ऑफ द अबव का। दैट्स वाई तो आपको पता होना चाहिए तीनों ही स्टेटमेंट्स जो इनकरेक्ट है। दैट्स वाई इसको जो है यहाँ पे आंसर नहीं था नन ऑफ द अबव, इसको इस वजह से ड्रॉप कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ के पीसीएस में 2021 में। अब नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। बजट डिस्कस करने का भी अभी डिस्कस किया हमने। कौन सा एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। सो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब स्टार्ट हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद। सो 1909 किससे एसोसिएटेड था, कम्युनल इलेक्टोरेट से। सो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। तो हमने डिस्कस किया था कि 1937 में फेडरल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हो गई थी, और ये कौन सा एक्ट था, इससे पहले कौन सा एक्ट था 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो नन ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी मैंने आपको बताया 1937, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायआर्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। तो मैंने आपको बताया था कि डायआर्की का प्रोविजन आया था बट ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो ये 1935 के एक्ट में हुआ था। सो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग वीडियो जो है एक्सप्लेनेशन को स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे घटना चक्र में काफ़ी सारे प्रोविजंस जो एक्ट हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे घटना चक्र में वो मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको वो भी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स
सेटअप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फिर यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऑप्शन में इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन द प्रिंसिपल फीचर्स इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो पूरा एक्ट हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में आया था। और सेकंड स्टेटमेंट जो है मतलब 1919 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, किसके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, है ना। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है अब इवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1919 की बात करें, तो 1919 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1919 की बात हो रही थी, डायरकी इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंसेस में 1919 में, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the context of Indian history the principle of diarchy refers to। diarchy मतलब क्या, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें डिवाइड कर दिए गए हैं सब्जेक्ट्स की, यूनियन किस चीज़ के ऊपर लॉ बनाएगी, स्टेट किस चीज़ के ऊपर लॉ बनाएगी, है ना। तो इसी तरीके से जो है ये डायरकी क्या था कि ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया था अभी कि रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास होते थे, जो गवर्नर होता था, ठीक है, प्रोविंस का, उसके पास होते थे। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है ये इंडियंस भी होते थे, इसमें यूरोपियंस भी होते थे, ये जो छोटे मोटे चीज़ें होती थी वो इंडियंस को दे रखी थी, और यहाँ पे जो मेन चीज़ें थी रिजर्व कैटेगरी में था, और इसका जो है यूरोपियंस के पूरे राइट थे इसके ऊपर, यूरोपियंस के डिसीजन लेते थे इस पर रिजर्व कैटेगरी में। तो इसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे यही है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, और वो 2 कैटेगरीज मैंने अभी बताया, ट्रांसफर एंड रिजर्व। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। सो रिजर्व मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट थे जितने भी, है ना। सो रिजर्व एक तो जस्टिस सिस्टम पूरा जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स जो थे वो सब रिजर्व्ड कैटेगरी में थे। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये क्या था, ये तो जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट की बात है, तो ये सब छोटे मोटे मैटर्स किसके पास थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे 2 जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से पूछ रहे हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट में कौन सी, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से रिजर्व सब्जेक्ट में कौन से इंक्लूड थे। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का था ट्रांसफर्ड वाले में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो जाएगा। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, जो पूरा ये जितना भी इन लोगों ने रूल किया है, इनका मेन पावर, मेन जो मकसद था वो क्या था, मेन फोकस इनका क्या होता था, रेवेन्यू, पैसे। तो यही सब कलेक्ट करना था, ये सब इन लोगों को लूटना था। तो लैंड रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का कहाँ होना चाहिए, ये आप अगर नहीं भी आता है तब भी आप लॉजिक लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि रिजर्व जो था इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये लैंड रेवेन्यू और पुलिस भी इसमें आएगा। तो 1, 3 and 4। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 and 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट एस्टैब्लिश द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। तो अभी डिस्कस किया 1919 का एक्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बाई कैमरलिज्म 1919। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मैंने बताया था सेंटर पे बाई कैमरलिज्म यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस वाला कॉन्सेप्ट जो आया, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कब आया, ऑप्शन सी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज़ बता दीजिएगा कि लोकसभा एंड राज्यसभा ये जो ये हिंदी टर्म्स है ना, तो ये हिंदी टर्म्स जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने कौन से ईयर में अडॉप्ट किया था, ये हिंदी टर्म्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। अभी डिस्कस किया 1919, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द विमेन अबव द एज ऑफ 21। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। आधी स्टेटमेंट करेक्ट है बट आधी जो है वो इनकरेक्ट है। हाफ स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वोटिंग राइट्स मिले थे विमेन को, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट बात है कि विमेन को जो है वोटिंग राइट्स मिले थे, बट ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनके बेसिस पे मिले थे, एंड ये सबको नहीं मिले थे, ठीक है, ऑल विमेन को नहीं मिले थे। तो यहाँ पे लिखा है कि सारी विमेन को मिले थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव विमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये हमारा, स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें 1935 वाले में डिस्कस की थी कि उसमें भी क्या क्या था, दलित्स को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिए थे, विमेन को अलग एंड लेबरर्स को अलग, है ना। तो ये 3 कैटेगरी थी, दलित्स, विमेन एंड लेबरर्स। तो इनको 1935 के एक्ट में इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन इंक्लूड किया था ब्रिटिशर्स ने।
सो इसी को अपोज किया गया बाद में बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे सेकंड जो है ये करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट पूछ रहे थे ओनली 2। नेक्स्ट है with reference to Indian civil services which of the following statement is or are correct। so civil services से related हमने correct statement बतानी है। statement 1 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट टाइम जो मतलब पहले क्या होता था, जो सिविल सर्विसेज सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस किया था 1853 में ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ था, है ना, कि आप रिटर्न एग्जाम के थ्रू जो है क्वालिफाई कर सकते हैं आप लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम। एंड ये एग्जाम जो उस टाइम पे कहाँ होता था, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में होता था। बट अब 1919 के एक्ट में क्या किया गया कि यहाँ पे एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि अब जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा ये इंडिया में भी कंडक्ट कराया जाएगा। और इंडिया में कंडक्ट करवाया गया और फर्स्ट टाइम किस जगह पे ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, तो आपको ये जगह भी याद रखनी है, इलाहाबाद में करवाया गया था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है इन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है कि जो इंडियन सिविल सर्विस था इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे जो है इंडियंस बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज में आने लगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए आने लगे। तो यहाँ पे जब सर्वे हुआ तो पता चला कि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा परसेंटेज में आने लगे एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस। तो यहाँ पे जो है ये भी एक खतरे की बात थी, जो ब्रिटिश क्राउन था उसके लिए खतरे की बात थी कि अब जो है इंडियंस अगर ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर यूरोपियंस यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। तो यही फिर 1947 में जाकर के फिर क्या हुआ, फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है फिर उन लोगों को इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फॉलोइंग लॉर्ड मैकॉलेज रिपोर्ट ऑफ द सिलेक्टेड कमिटीज। ये मैकॉले रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया था 1854 में जो है इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई थी। और यहाँ पे ये चीज़ ये अभी मैंने आपको बताया 1854। और इसके लिए जो है सिविल सर्विसेज कमीशन सेटअप किया गया था लंदन में। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन स्टार्टेड इन 1855 में जो है वो एग्जाम स्टार्ट हुए थे। 1853 का भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ओपन कॉम्पिटिशन। उसके बाद मैकॉले की जो कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी सिविल सर्विसेज कमेटी 1854 में। फिर ये रिकमेंड किया गया कि जो एग्जाम होगा, एग्जाम कंडक्ट सबसे पहले कब हुआ ना, 1855 में, है ना। हुआ कहाँ पे, लंदन में हुआ था। ठीक है, और ये प्रोविजन नहीं था कि इंडिया में होगा। बट 1919 के एक्ट में क्या हुआ कि अब सेपरेट एग्जामिनेशन जो है ये कंडक्ट होने लगा इंडिया में भी। और फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट हुआ था ये इलाहाबाद में 1922 में, है ना, इलाहाबाद, एंड बाद में फिर दिल्ली में, है ना। तो यहाँ पे 1941 में इन इंडियन सिविल सर्विस द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वर हायर दैन दैट ऑफ द यूरोपियंस। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। बस आपको ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो एग्जाम होता है 1855 में हुआ था, रिटर्न एग्जाम जो कि लंदन में हुआ था। और जब 1919 के एक्ट के बाद जब इंडिया में सबसे पहले कंडक्ट हुआ था तो 1922 ईयर था। और जगह कौन सी थी, इलाहाबाद थी। इलाहाबाद में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली में स्टार्ट हो गया। और 1941 में सिविल सर्विसेज में यूरोपियन से ज़्यादा इंडियन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वॉज क्रिएटेड। सो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ये जो है ये क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which of the following elections of the Central Legislative Assembly was or were held under the Government of India Act 1919? So यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इलेक्शंस जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो हेल्ड हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, कौन कौन से ईयर में। तो यहाँ पे ईयर पूछ रहे हैं तो 1926 में एंड 1945 में। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज हेल्ड। तो इस एक्ट के तहत जो लास्ट इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं वो कब हुए थे, 1945 अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो 1947 में तो हमें आज़ादी मिल गई थी, तो लास्ट कब होगा, 45 में ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 क्यों होगा, क्योंकि ऑल हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं, ऑल्दो इन ब्रिटिश इंडिया द वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एज एन ऑर्डिनेंस विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये हमने डिस्कस किया था, है ना, कि 1861 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी थी किसको, गवर्नर जनरल को, है ना। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी 1861 के एक्ट के तहत, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन के बगैर जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ 1935 में, हाउएवर द प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 123 में इज इंस्पायर्ड बाय सेक्शन
42 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर और जो पूरा कैबिनेट होता है उसके बेसिकली एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की अगर हम बात करें, ऑटोक्रेसी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कौन से एक्ट में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। तो ये जो अभी हम देखते हैं सेंटर एंड स्टेट्स की जो पावर डिस्ट्रीब्यूट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है ये पूछ रहे हैं कि इसका बेस जो है हमें कौन से प्लान के तहत जो देखने को मिलता है, कौन ब्रिटिश इंडिया में जितने भी एक्ट्स हैं उसमें किस में देखने को मिलता है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन अमंग्स्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं था। सो एक तो ये था ऑल इंडिया फेडरेशन का ये प्रोविजन था, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था बट ये प्रोविजन था। सो यहाँ पे ये जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है बट आंसर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट अ फीचर। नेक्स्ट है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो होंगे ये एलोकेट करेंगे किसको? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यानी कि स्टेटमेंट बी जो है ये हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो है ये एलोकेट नहीं किया गया था, ना ही सेंट्रल को ना ही प्रोविंसेस को। ये रेजिडुअरी पावर जो है किसके पास थी? वाइस रॉय के पास थी। ठीक है, ये किसकी पावर थी? वाइस रॉय के पास थी। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और यहाँ पे बाकी भी देख लेते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी 1935 के तहत, इट एबॉलिश्ड, और डायरकी जो है प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दिया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर पे, बट सेंटर में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रोविजन था, ये प्रोविजन था, ये प्रोविजन था। ऑप्शन बी जो है नहीं था, तो हमसे पूछा था नॉट, दैट्स वाई आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया। सो किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने या साइमन कमीशन ने? ठीक है, सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अभी डिस्कस किया हमने, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A federal system and diarchy at the center was introduced in India by। So federal system और diarchy center पे 1935 में। So government of India 1935 is the correct answer। The next question is the provision for the establishment of all India Federation। ठीक है, अभी बताया था implement नहीं हुआ था, ये provision था 1935 में, option A is the correct answer। The next question is which one of the following acts provided for a federal polity in India। federal polity government of India Act 1935, provinces को जो autonomy दे दी गई थी, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वाइस रॉय के पास थी पावर, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बताने 1935 के एक्ट में कौन से प्रोविजन थे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। So first it provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely states। So ये मैंने अभी बता दिया था आपको, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है, अच्छा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज, ये क्या था? फेडरल सिस्टम कौन सा होगा? फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। कौन सा फीचर नहीं है यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सब हमने डिस्कस किया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी और प्रपोज किया गया था फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये अभी डिस्कस किया, प्रीवियस क्वेश्चन जो था हमारा, यहाँ पे अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, ये जो है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा फीचर नहीं था, तो अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 ये कोई भी फीचर नहीं था ऐसा 1935 के एक्ट में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो कौन सा प्रोविजन नहीं है इसमें, है ना। तो अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कह सकते हैं, क्योंकि जो 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बोरो किया है कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इट गेव इंडिपेंडेंस ऑफ टू इंडिया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये 1935 में एक्ट आया है और हमें इंडिपेंडेंस मिली है 1947 में, तो ये तो लॉजिक के थ्रू भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। सो स्टेटमेंट बी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, तो यहाँ पे अच्छा ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए मैंने आपको बता दिया था करेक्ट है, ये हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है 75% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, है ना। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर इन 6 प्रोविंसेस। 6 प्रोविंस में जो है 1935 के एक्ट के तहत 6 प्रोविंसेस को बाईकैमरलिज्म बनाया गया था, बिहार, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास एंड असम। ठीक है, देयरफॉर द आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए। बट द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल website mentions under the Government of India Act 1919 the unicameral legislature got converted into a bicameral shape, that is the Bihar Legislative Council and Bihar Assembly, while according to the website of Bihar Legislative Assembly the option C is the correct answer, but BPSC in the official answer की mention option A as the correct answer which is not correct। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है अपने कि अगर कमीशन ने बीपीएससी ने या कोई भी स्टेट पीसीएस हो रहा है वहाँ अगर कोई आंसर उन लोगों ने आंसर की में गलत दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नेक्स्ट टाइम वो गलत आंसर जो है वो पढ़ के चले जाना, नहीं, जो करेक्ट है वही करेक्ट रहेगा। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ एग्जाम्स में कि एक साल इन लोगों ने गलत आंसर की में आंसर दे दिया था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट करा, उसके बाद आंसर की में उस साल सही दे दिया। ठीक है, आंसर तो जो सही है आप लोगों ने वही टिक करके आना है। सो 1935 में अभी हमने डिस्कस किया कि 6 प्रोविंसेस को बाईकैमरलिज्म बनाया गया था। ये प्रोविंस कौन से थे? बिहार, बंगाल, यूपी, बॉम्बे, मद्रास एंड असम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। सो बर्मा 1937 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी इसको, तो कौन से एक्ट के तहत मिली होगी? 1935। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है हमने ये सारी चीज़ें जो फाउंडेशन था बेसिकली ये पूरा हमने कर लिया है कवर घटना चक्र से। अब नेक्स्ट जो है जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, सारे प्रोविजंस वगैरह आप लोगों को लर्न भी हुए होंगे जो मैंने आपको कोड दिया था। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।